हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एएस एजुकेशन हम में आपका फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। 12th कॉमर्स का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एनपीओ टॉपिक का आपका एक पॉइंट है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट एक वीडियो डाली हुई है, तो इसको देखने से पहले एक बार वो पहली वाली वीडियो अच्छे से देख लें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्पेसिफिक नेचर के फंड्स के लिए की जाती है। ये एनपीओ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस इससे सीधा पुट कर दिया जाता है या फिर एक बड़े क्वेश्चंस का पार्ट बना के दे दिया जाता है। तो देखिए हमें क्या करना है। वैसे मैं आपको समझा दूं पहले। फंड बेस्ड कोई एक स्पेसिफिक फंड को लेके होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मैच का फंड आपके पास अवेलेबल है, स्पोर्ट्स का फंड आपके पास अवेलेबल है, तो आप उन फंड से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम, चाहे वो डोनेशन हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, उसका आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट की इनकम हो, या आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी हो जो कि डायरेक्टली उस फंड से रिलेटेड हो, तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम है आप उन इनकम्स को उस फंड की वैल्यू में ऐड कर दोगे। और अगर कोई एक्सपेंस, कोई खर्चा किया है आपने, तो उन एक्सपेंसेस को उस फंड से माइनस कर दोगे। और ये एक आपका कैपिटल नेचर का आइटम्स है जिसको आप बैलेंस शीट में शो करोगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, कोई मैच फंड है, फंड 1 लाख रुपीज का है। आपके कोई भी डोनेशन रिसीव हो, आपको 50,000 रुपीज का आपको डोनेशन मिला। आपने कोई टूर्नामेंट कराया, डोनेशन फॉर दिस फंड है। आपने कोई टूर्नामेंट कराया और उस टूर्नामेंट की आपने टिकट सेल कर दिया है, तो सेल्स प्रोसीड फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट। टिकट्स से आपको सेल प्रोसीड हुआ 20,000 रुपीज का। तो टूर्नामेंट, कोई भी टूर्नामेंट आपने कराया उसका सेल प्रोसीड है, टिकट्स बेचने से 20,000 रुपये आपको मिले हैं। और टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस आपको 80,000 का एक्सपेंस हो गया। अब आप इसको किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करोगे? तो देखिए बैलेंस शीट, एज एट जो भी आपका ईयर एंड दिया हुआ होगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी को पता है। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब देखिए वैसे ही मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये आपकी बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है कि आप इन आइटम्स को इस बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये फंड आपने रिसीव किया हुआ है, तो फंड ही आपकी लायबिलिटी है, तो आप लिखोगे मैच फंड। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपीज का। आपको कोई डोनेशन मिला तो फंड की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप इसमें ऐड कर दोगे डोनेशन आपको मिला 50,000 रुपीज का। उसके बाद आपको सेल प्रोसीड, आपको इनकम हुई तो इनकम से फंड की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आप इसको भी क्या कर दोगे, ऐड इनकम फ्रॉम सेल प्रोसीड ऑफ टिकट। इनकम कितना हुआ आपको? 20,000 का। आपके पास टोटल फंड की वैल्यू कितनी आई? 1,70,000 माइनस एक्सपेंस कितना आपका? 80,000 का। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी बची? 90,000 आपकी इस फंड की वैल्यू बची।
तो मेरे हिसाब से ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से आपको समझ आ गया होगा। ये तो भाई आपके पास फंड अवेलेबल है 1 लाख रुपीज का, डोनेशन अवेलेबल है 50,000 रुपए का, 50,000 का, सेल प्रोसीड आपने कोई टिकट सेल की है 20,000 की, तो ये सब तो आपके फंड की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस ऐड आपको डोनेशन मिला और ये आपकी इनकम है, इसमें से आपने एक्सपेंस को यहाँ पे लेस कर दिया 90,000। अब देखिए इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। अगर आपके पास ये मैच फंड नहीं होता और आपसे मैं एक क्वेश्चन पुट करता कि सेल प्रोसीड फ्रॉम टिकट, टूर्नामेंट टिकट, आपने टूर्नामेंट टिकट की सेल किया हुआ है तो वो आपकी नॉर्मल इनकम हुई, उस केस में आप इस इनकम को कहां पर शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो करते हैं। और जो इससे रिलेटेड एक्सपेंस है टूर्नामेंट एक्सपेंस, अगर इनका फंड अवेलेबल नहीं है तो इन एक्सपेंस को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में शो करोगे। क्लियर है? तो इतना समझना है कि अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग आप कर रहे हो तो उस फंड से, उस जिसका फंड बना हुआ है उससे रिलेटेड आपका जो भी एक्सपेंस होगा उसमें से ऐड करना है और जो भी इनकम होगी उसमें ऐड करना है। अगर इसमें होता है प्राइज फंड, मतलब आपने कोई भी प्राइज दिया हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसी से रिलेटेड अगर फंड है, फंड से रिलेटेड ही कोई एक्सपेंस है तो आप उसको भी माइनस कर दोगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेकिन करते हैं। मान लो मैं इस केस में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन में मेरे पास ये फंड है, इसमें मेरा टूर्नामेंट एक्सपेंस 80,000 की बजाय मेरा ये टोटल बैलेंस आया था 150 ठीक है, मैंने बोल दिया 2 लाख। आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना? 2 लाख का। तो अब इस केस में आप कैसे करोगे? तो देखिए वही बैलेंस शीट, एज एट जो भी आपका ईयर एंड है, liabilities amount, assets amount। देखिए वही मैच फंड, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज का, उसके बाद आपको डोनेशन मिला 50,000 रुपीज का, उसके बाद आपको कोई इनकम हुई इससे रिलेटेड 20,000 रुपीज की, तो आपके पास टोटल फंड की वैल्यू आई 1,70,000। लेकिन अब आपका एक्सपेंस कितना हुआ? टूर्नामेंट एक्सपेंस 2 लाख रुपीज का। तो अब आप क्या करोगे? जितना आपके पास फंड अवेलेबल है उतना यहाँ से एक्सपेंस माइनस कर दोगे। एक्सपेंस जो भी है कितना आपका 170, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये फंड नेगेटिव नहीं जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर बची निल, फंड की वैल्यू कुछ नहीं बची। और जो आपका ये एक्सपेंस एक्स्ट्रा गया कितना 30,000, उसको आप कहां पर दिखाओगे? अगर मैं आपको समझाऊं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी इसका ईयर एंड है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो फॉर्मेट आपका ये होगा, यहां पर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो देखिए अब आपके पास जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उसको आप कहां पर लिख दोगे? यहां पर टूर्नामेंट एक्सपेंस जो भी है आपका एक्सपेंसेस कितना 2 लाख माइनस जितना फंड अवेलेबल था उसमें से जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है 30,000 वो आप यहाँ पर लिख दोगे। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? अगर ये एक्सपेंस आपका कम होता तो यहाँ पर फंड की वैल्यू बच जाती है, आपकी जो भी है बैलेंस बचती। लेकिन अब इसमें आपका एक्सपेंस ज्यादा है तो आपने क्या किया, जितना फंड अवेलेबल उतना एक्सपेंस सेटअप कर दिया, बाकी एक्स्ट्रा एक्सपेंस को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में आपने शो कर दिया। तो ठीक है, अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। वैसे मैं अभी आपको क्लियरली कर दूं कि अगर आपके पास ये एक्सपेंस ज्यादा होता है तो आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में शो करोगे।
एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, मान लो कोई स्पोर्ट फंड्स आपके पास अवेलेबल है, ये फंड आपके पास 2 लाख रुपीज का अवेलेबल, सॉरी 1 लाख का ही ले लो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन, 1 लाख रुपीज का, और ये 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है आपके पास 1 लाख रुपीज की। इसके बाद कोई आपको स्पोर्ट फंड का एक्सपेंस है, कोई स्पोर्ट्स एक्सपेंस है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का है, कोई और अदर एक्सपेंस, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंस हो गया आपका। फॉर एग्जांपल 80,000 का, 80,000 का आपका कोई भी एक्सपेंस है। डोनेशन, डोनेशन मिला आपको 50,000 का। तो अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें एक ये नया पॉइंट है आपके पास, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और एडिशनल डाल देता हूँ कि आपको इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 8,000, आपको इस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 8,000 रुपीज का। डेटा पहले क्वेश्चन देखिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। स्पोर्ट्स फंड आपके पास 1 लाख रुपीज का है, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 लाख रुपीज की है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस आपका 80,000 रुपीज का है, डोनेशन आपका 50,000 रुपीज का है, और इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर आपको जो ये वाली इन्वेस्टमेंट है, ये वाली इन्वेस्टमेंट है, इस पर ये वाला जो हमें इंटरेस्ट मिला है 8,000 मिला है। तो ये वाला अगर इसमें परसेंटेज का रेट दिया हुआ है तो ये क्या है, मेरा इम्प्लाइड रेट है कि अब मेरे को ये रेट इस पर लगाना ही लगाना है। तो अगर मैं इसको 10% से कैलकुलेशन करूंगा तो आप देखना कुछ डिफरेंट आएगा। तो आप इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो देखिए सभी सोचना अपने अपने दिमाग में। बैलेंस शीट एज एट, जो भी आपका ईयर एंड दिया हुआ है, liabilities amount, assets amount। देखिए अब स्पोर्ट्स फंड लाइबिलिटी साइड में, सो फंड बेस अकाउंट लेंगे, लाइबिलिटी साइड में आएगा, आपके पास है 1 लाख रुपीज का, इन्वेस्टमेंट है तो असेट्स है, असेट्स में लिखोगे आप 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनको ताकि टाइम कम लगे। तो देखिए स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, 1 लाख रुपीज की। वीडियो ताकि जाते लेंथी नहीं बनेगी अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो। अब देखिए इसके बाद आप ये सोचना कि इसका मैंने परसेंटेज रेट दिया हुआ है 10%, तो इस पर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो एक बार मेरे को कैलकुलेट करके बताइए 10% इंटरेस्ट कितना आया इसका, 10,000 रुपीज का। लेकिन आपको इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, 8,000 रुपीज का। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अभी भी आपका 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट एक्रूड है कि आपने अर्न कर लिया बट आपको मिला नहीं है। तो एक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, असेट्स है। तो मैंने क्या बोला था फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कि आप अपने फंड की वैल्यू जो भी है उससे रिलेटेड जो भी इनकम है आप उस इनकम को उसमें ऐड कर दोगे और उनसे रिलेटेड उस फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उनको लेस कर दोगे। तो जब आप इसको करोगे तो देखिए आपकी इनकम कितनी है, आप इसमें ऐड करोगे इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट आपका 8,000 तो कैश में रिसीव हो चुका है और 2,000 आपको अभी मिला नहीं, एक्रूड है। तो आपकी इनकम तो 10,000 रुपीज की है। मेरे पॉइंट्स पे ध्यान देना, मैंने बोला कि इस फंड से रिलेटेड जितनी इनकम है उतना इनकम आप इसमें ऐड करोगे। तो ये पूरी इनकम इससे रिलेटेड है, इसलिए आप इसको इसमें ऐड करोगे 10,000 रुपीज को। दूसरा पॉइंट, और इससे रिलेटेड मेरे को डोनेशन मिला तो ऐड करोगे डोनेशन है आपका 50,000 रुपीज का। तो आपके पास टोटल फंड की वैल्यू आई 1,60,000 का, 1,60,000 का। अब देखिए
इसके बाद आपका लेस करोगे एक्सपेंस, एक्सपेंस है आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंस 80,000 रुपीज़ का, तो आपके पास फंड की वैल्यू कितनी बची, 80,000 रुपीज़ आप इसको लिख दोगे। इसमें एक पॉइंट और भी ध्यान देना आपको कि जो ये वाला इंटरेस्ट है एक्रूड, ये आप असेट्स में भी लिखाओगे। इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़ का, वो हम क्यों दिखाएंगे, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि हम इन चीज़ों वो लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो तो सभी को पता है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, आप आसानी से देख के उसको पता कर लोगे कि कहाँ लिखना है, लेकिन वो क्यों लिखना है उस जगह पे, तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। आज सभी ने एक 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन वाला पॉइंट भी पढ़ा होगा, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक तो वो वाला पॉइंट। दूसरा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने बैलेंस शीट को टैली किया हुआ होगा, हमेशा आप बैलेंस शीट को टैली करते हो, तो ये बैलेंस शीट आपकी टैली होनी जरूरी है। हालांकि ये इसमें बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम हमारे पास पूरा डेटा ही नहीं है, हमारे पास जितना डेटा है उस डेटा को इस बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो हमें बताना है, इसलिए ये बैलेंस शीट नहीं होकर क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है हमारा। तो देखिए अब मैंने पॉइंट क्या है कि ये मैंने एक्रूड इंटरेस्ट क्यों लिखा है यहाँ पर। देखो अगर किसी भी बैलेंस शीट में आप एक सोचना कि कोई भी अगर आपके पास यहाँ पर, अब आप कहोगे कि सर ये स्पोर्ट्स फंड आपने यहाँ लिख दिया, इस जब इतना फंड है तो इसके बराबर इसकी बैंक का बैलेंस भी होगा, तो वो भी लिखना है, लेकिन वो मेरे को यहाँ गिवन नहीं है इसलिए नहीं लिखा मैंने। वैसे आप सोचो कि अगर मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो ये वाला 8,000 रुपीज उस बैंक की अमाउंट में ऐड होगा, तो मेरा वो बैलेंस शीट उसकी वजह से टैली कर रहा होगा, लेकिन ये वाला एक्रूड इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो मैंने जब इसको ऐड करके यहाँ पर ऐड करके दिखा दिया, इस एक्रूड इंटरेस्ट को इस जगह पे लायबिलिटी साइड को इंक्रीज करके दिखा दिया, और ये कैश में बैंक में वो है नहीं, होगा नहीं, तो मेरा फिर ये बैलेंस शीट टैली कैसे करेगी, इसलिए मेरे को एक्रूड इंटरेस्ट को भी इसमें अलग से प्रेजेंट करना पड़ेगा। वैसे आपने जितनी भी बार अभी तक आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स या एडवांस रिसीव्ड इनकम्स को आप प्रेजेंट कहाँ करते हो, वो तो आप सभी को पता होगा कि भाई आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी में दिखाओगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को असेट्स में दिखाओगे। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये पॉइंट भी आने वाले हैं, आपके आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे, इन सभी को आपको क्लियर करना जरूरी है। तो मैं बाकी इन सबको उस टाइम पे भी क्लियर कराऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे हिंट दे दूं कि इस बैलेंस शीट को टैली करने के लिए हमको इन सब आइटम्स को सेपरेटली कंसीडर करना पड़ता है। वो मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन होगा उसमें कंप्लीटली इनको टैली करके अकाउंटिंग इक्वेशन में टैली करके तब समझा दूंगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इतना समझ आ गया होगा कि ये वाला एक्रूड इंटरेस्ट मेरा असेट्स है, इसलिए मैंने इसको असेट्स में भी शो कर दिया, और ये वाला मेरे को कैश में रिसीव नहीं हुआ होगा, बैंक में रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि बोला हुआ है कि रिसीव केवल 8,000 हुआ है, तो इसलिए मैंने 2,000 को अलग से दिखाया हुआ इसमें। तो हाँ जी एक पॉइंट और, अगर मान लो ये एक्सपेंस मेरा ज़्यादा होता, इससे ये 2 लाख होता, तो मेरा ये 160 एडजस्ट हो गई, ये बैलेंस निल और 40,000 कहाँ चला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड चला जाता। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है, बस एक छोटा सा पॉइंट और मैं इसमें समझाना चाहूँगा, वो भी आपका एक कॉन्सेप्ट है। देखिए एक डोनेशन होता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन, एक तो होता है जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन पॉइंट को मैं भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड है, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अगर आपके पास जनरल डोनेशन है तो वो आपका नॉर्मल इनकम है, आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो कर दोगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो डोनेशन किसी कंडीशन के साथ आपको मिला हुआ है, तो वो आपका रेवेन्यू इनकम नहीं है, वो कौन सा इनकम है आपका, कैपिटल रिसिप्ट आपकी वो। तो आप उसको क्या करोगे, कैपिटल रिसिप्ट जब आपके आइटम्स है, देखो अगर रेवेन्यू आइटम्स को आप कहाँ शो करते हो, बैलेंस शीट उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल आइटम्स को आप कहाँ पे शो करते हो, बैलेंस शीट में। तो अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसको आप बैलेंस शीट में किस तरीके से कैसे ट्रीट करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ आपको, अगर आपके पास कोई भी एक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग,
डोनेशन है आपके पास 10 लाख रुपीज़ का है बिल्डिंग के लिए डोनेशन, और आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन कराया है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, 6 लाख रुपीज़ का आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा दिया। तो और आपके पास कोई भी कैपिटल फंड दे रखा है 20 लाख या फिर 50 लाख दिया हुआ कैपिटल फंड, कोई भी अमाउंट हो सकता है आपका। अच्छा एक पॉइंट और, कैपिटल फंड एनपीओ टॉपिक के अंदर आप कैपिटल पॉइंट नहीं पढ़ोगे, इसमें आपका कैपिटल फंड होता है, क्योंकि कैपिटल तो ऑनर्स या किसी मतलब जो भी कंपनी के या बिजनेस के ऑनर्स होते हैं उनका होता है। इसमें आप उस कैपिटल को कैपिटल ना बोल के क्या बोलोगे, कैपिटल फंड। इसमें आप वर्ड यूज करो कैपिटल फंड। तो देखिए अब इस केस में आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, आप इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एज एट जो भी आपका ईयर एंड दिया हुआ होगा, वही लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। फिर देखिए कैपिटल फंड आप यहाँ पर नॉर्मली लिखोगे कैपिटल फंड 50 लाख। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक रिसिप्ट है, कंडीशन है, क्योंकि इस डोनेशन को आप किसके लिए यूज कर सकते हो, केवल बिल्डिंग के लिए। तो ये स्पेसिफिक नेचर का है, कैपिटल नेचर का, तो आप इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग डोनेशन कितना है आपके पास बिल्डिंग का 10 लाख रुपीज। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई तो असेट्स क्रिएट हुई होगी आपकी, बिल्डिंग बनी है तो आप असेट्स में दिखाओगे इसे बिल्डिंग। बिल्डिंग है आपके पास 6 लाख रुपीज की, जितनी आपने कंस्ट्रक्ट कराई है। कोई और बिल्डिंग एडवांस पहले दे रखी होती तो आप इसको ऐड कर देते उसमें। अब देखिए इस केस में आपको क्या करना है, देखो अगर नॉर्मली आपका कोई एक्सपेंस होता है तो उसको आप अभी तक जो भी आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग करे हैं सीधा उस फंड की वैल्यू से उस एक्सपेंस को लेस कर देते थे और कुछ नहीं करते थे। लेकिन ये आपका एक, अगर आप किसी स्पेसिफिक डोनेशन से कोई कैपिटल असेट्स क्रिएट कर रहे हो, कोई भी फिक्स असेट्स कैपिटल असेट्स क्रिएट कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, जितना आपने उस फंड से, उस डोनेशन से, जो स्पेसिफिक डोनेशन है उसमें से जितना आपने असेट्स क्रिएट किया है उतना बैलेंस आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना 6 लाख रुपीज, और आप यहां पर ऐड कर दोगे, ये तो वैल्यू कितनी बची 4 लाख रुपीज, और यहां पर ऐड कर दोगे ट्रांसफर फ्रॉम डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग का कितना बैलेंस ट्रांसफर किया था आपने 6 लाख, तो ये इसकी वैल्यू टोटल कितनी हुई 21 लाख। समझ आया? दोबारा से देखिए ध्यान से, अगर आप किसी स्पेसिफिक डोनेशन से कोई कैपिटल असेट्स क्रिएट कर रहे हो तो जितना आपने कैपिटल असेट्स क्रिएट किया है उतना बैलेंस, उतनी वैल्यू उस फंड से निकाल के कहां ऐड कर दोगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। तो देखिए वैसे ऐसा हमने क्यों किया, पहले वाले क्वेश्चंस में क्यों नहीं किया, उनमें और इसमें क्या फर्क है। देखो वो हमारा एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस आपने पे कर दिया, उसका आपने बेनिफिट कहीं से कुछ ना कुछ ले लिया होगा, तो आपने सीधा जितना फंड था, जितना आपके पास फंड अवेलेबल था उसमें से उस एक्सपेंस को माइनस कर दिया, बैलेंस बच गया। लेकिन इस केस में आप सोचिए कि मान लो आपके पास इतना डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है 10 लाख का, तो इसके लिए यहाँ पर आपका बैंक भी होगा 10 लाख का। भाई इसमें हम बैंक शो नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास वो बैलेंस अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक, आप मान के चलिए कि अगर आप बैलेंस शीट में टैली करो सिर्फ आपके पास दो ही आइटम्स हैं, एक डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो दूसरा होगा बैंक, कि जितना डोनेशन मिला उसके बराबर बैंक का आपका वैल्यू है। अब आपने क्या किया, इस डोनेशन में से ट्रांसफर करके और इस बैंक से आपने ट्रांसफर करके क्या बनवा लिया, कोई भी असेट्स, बिल्डिंग बनवा दी, तो बिल्डिंग की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई असेट्स, तो यहां से वो बैलेंस, मतलब इस बैंक के बैलेंस से, ये वाला स्टार कर रहा हूं, इस बैंक के बैलेंस से वो बिल्डिंग की जितना आपने बनवा दिया उतना बैलेंस माइनस होकर यहां चला गया होगा। तो अभी भी इसकी वैल्यू कितनी है 10 लाख।
कितनी है इसकी वैल्यू 10 लाख, 4 लाख यहाँ बच जाएगा और 6 लाख यहाँ पे 10 लाख। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर उसको सीधा माइनस कर देते, माइनस एक्सपेंसेस 6 लाख, तो इसकी वैल्यू कितनी नहीं बचती आपकी, 6 लाख कम कर दिया तो 4 लाख। ये तो अभी भी 10 लाख बचा हुआ है भाई, 6 लाख का बिल्डिंग बन गया, 4 लाख का कैश बच गया, बैंक बच गया, और ये वाला कितना बचता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 4 लाख का आपका। तो ये टैली नहीं करती बैलेंस शीट, इसलिए हमें क्या करना है कि हमने ये एक्सपेंस, इसका बेनिफिट नहीं लिया, इससे हमने एक असेट्स क्रिएट कर लिया है। वो असेट्स अब किसके अगेंस्ट जाएगी, हमारी कैपिटल के अगेंस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इस फंड से, इस बिल्डिंग फंड से जो डोनेशंस है आपका, इसमें से वो जितनी वैल्यू, जितनी आपने असेट्स क्रिएट करी है, उतनी वैल्यू यहाँ से माइनस करके कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दोगे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेरे हिसाब से अब आपका ऑलमोस्ट क्लियर है। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके या कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा कि कहाँ पे उनको कोई डाउट है, उनका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए यही टॉपिक काफ़ी है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो भी बुक होगी, जो भी आप राइटर प्रेफर करते हो, डीके गोयल हो या टीएस ग्रेवाल हो या एनसीईआरटी हो, जिसमें भी आप जहाँ से भी कोई क्वेश्चंस करना चाहो कर लेना। और अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके सीधा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9813282733। आप इस नंबर पर सीधा मेरे को व्हाट्सअप कर देना, जो भी आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, अपना नाम डाल के और वो क्वेश्चन डाल देना। मैं वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके उससे जो भी डाउट होगा, जो भी क्लियर कर दूंगा आपका। तो आज के लिए काफ़ी है। तो मेरे को लगता है कि आई होप सभी को समझ आया होगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो एक बार मेरे को कमेंट में या व्हाट्सएप पर मेरे को आप टेक्स्ट कर देना। ओके, थैंक यू।